नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वेटरनरी मेडिसिन की, जिसमें आज अपनी पहली क्लास रहेगी और अपने इसी चैनल पर सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो आज है वेटरनरी मेडिसिन की पहली क्लास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं मेडिसिन की परिभाषा क्या है। वैसे कंपटीशन एग्ज़ाम में इस परिभाषा नहीं पूछी जाती है, परंतु अपने को पता होना चाहिए भी इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मेडिसिन विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रोग के रोग कारक, रोग का वितरण, रोगजनकता, रोग के लक्षण, निदान, रोग का बचाव, वह रोग का उपचार किया जाता है। उसे मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मेडिसिन के फादर कौन है। फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन है हिप्पोक्रेटस। ठीक है, अब बात करते हैं वेटरनरी मेडिसिन की। वेटरनरी मेडिसिन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। लिखिए, वेटरनरी मेडिसिन आर डिवाइडेड बाई टू पार्ट्स। ठीक है, वेटरनरी मेडिसिन को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? नंबर 1 पे लिखिए, क्लिनिकल वेटरनरी मेडिसिन। और नंबर 2 पर है प्रिवेंटिव वेटरनरी मेडिसिन। इन दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी अपने विस्तार से देख लेते हैं कि क्लिनिकल वेटरनरी मेडिसिन कौन सी है और प्रिवेंटिव वेटरनरी मेडिसिन कौन सी है। मैं ऊपर का हटा देता हूँ एक बार। नंबर 1 वाली देखते हैं पहले, क्लिनिकल वेटरनरी मेडिसिन। वह विज्ञान की वह शाखा जिसमें, या मेडिसिन की वह शाखा लिख सकते हैं, मेडिसिन की वह शाखा जिसमें रोग की पहचान कर उपचार किया जाता है। अर्थात जैसे किसी को कोई रोग हो गया, कोई पशु को कोई रोग हो गया, उसको जब चिकित्सक देखता है
तो पहले रोग की पहचान करता है, ठीक है, अच्छे से पहचान करता है। जब कन्फर्म हो जाता है भी हाँ सेम वही डिजीज है, तब वो इलाज करता है। तो वो कौन सी मेडिसिन के अंतर्गत आता है? क्लिनिकल वेटरनरी मेडिसिन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब नंबर 2 का देखते हैं अपने, प्रिवेंटिव वेटरनरी मेडिसिन। इसका अपने देख लेते हैं, नाम से ही वैसे पता चल रहा है, अगर नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, अपने लिख लेते हैं। किसी रोग के उत्पन्न होने से पूर्व टीकाकरण द्वारा रोग की रोकथाम करना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जैसे कोई रोग अपने को पता है अभी होने वाला है, या सीजनली कोई भी रोग होता है, उसकी पहले अपने वैक्सीनेशन करवा देते हैं। जैसे फफूंदी आने वाली होती है तो उससे पहले अपने वैक्सीन लगा देते हैं। एचएस का जब टाइम होता है तो उससे पहले अपने वैक्सीनेशन लगा देते हैं। तो उस प्रकार से टीकाकरण करके रोग की रोकथाम करना, वो किसके अंतर्गत आता है? प्रिवेंटिव वेटरनरी मेडिसिन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब अपने बात कर रहे हैं रोग की। रोग बेसिकली है क्या? रोग की अपने डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, रोग है क्या। डिजीज, डिजीज है क्या, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्वास्थ्य में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाना। भी कोई व्यक्ति स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ जाए तो क्या हो जाता है? रोग हो जाता है, डिजीज बन जाती है, ठीक है। अब अपने इसी डिजीज को आगे क्लासिफाइड करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ठीक है। नंबर 1 पे करते हैं, रोग कारक के आधार पर वर्गीकरण। रोग कारक के आधार पर रोग का वर्गीकरण, ठीक है। रोग कारक के आधार पर रोग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 पर लिखिए स्पेसिफिक डिजीज, और नंबर 2 पर है नॉन स्पेसिफिक डिजीज। ठीक है, इन 2 भागों में रोग कारक के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। इसकी अगर अपने
डेफिनेशन देखते हैं तो किसी रोग का रोग कारक किसी रोग का रोग कारक विशिष्ट हो उसे स्पेसिफिक डिजीज कहते हैं। इसको हिंदी में विशिष्ट रोग कहते हैं और इसको बोलते हैं अविशिष्ट रोग। सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। इसके अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं। एच हो गया, BQ हो गया और FMD ETC, इस प्रकार के जो हैं वो स्पेसिफिक डिजीज के अंतर्गत आते हैं। अपने नंबर 2 की बात करते हैं, नॉन स्पेसिफिक डिजीज की। इसमें किसी रोग का रोग कारक किसी रोग का रोग कारक विशिष्ट ना हो तो उसे अविशिष्ट रोग कहते हैं। ठीक है, इसके अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखिए, एक तो है मस्टाइटिस और नंबर 2 पर है न्यूमोनिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार बता देता हूँ। विशिष्ट रोग वे होते हैं जिसका रोग कारक कोई विशिष्ट होता है। जैसे HSBQ-FMD का रोग कारक निश्चित है भी, हाँ यही होगा इसका रोग कारक। ठीक है। उसी प्रकार से अविशिष्ट रोग वो होते हैं जिसका रोग कारक विशिष्ट नहीं होता है। इनके रोग कारक बहुत सारे हो सकते हैं। मस्टाइटिस बहुत कारणों से हो सकता है, निमोनिया बहुत कारणों से हो सकता है, लेकिन जो एचएस है वो सिर्फ एक ही कारण से हो सकता है, इसका विशिष्ट कारक है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब ये जो विशिष्ट रोग हैं, स्पेसिफिक डिजीज को आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब आगे अपनी बात करते हैं, स्पेसिफिक डिजीज को दो भागों में डिवाइड किया गया है, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, ये इसी का पार्ट है। नंबर 1 पर लिखिए आप इन्फेक्शियस डिजीज, और नंबर 2 पर लिखिए कॉन्टाजियस डिजीज। इन दो भागों में इसको अंतर क्या है अपने देखते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है, लिखिए किसी जीवित सूक्ष्म जीव किसी जीवित सूक्ष्म जीव द्वारा रोग उत्पन्न करना। किसी सूक्ष्म जीव द्वारा रोग उत्पन्न करना इन्फेक्शियस डिजीज कहलाता है। अर्थात शरीर के अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव है वो अगर रोग उत्पन्न करता है तो इन्फेक्शियस डिजीज के अंतर्गत आएगा वो। ठीक है, इसका अपने एग्जाम्पल दे लेते हैं। उदाहरण के तौर पर एचएस हो गया और BQ हो गया। अंतर देख लेना आप, एक बार इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। कॉन्टाजियस कौन सी होती है, लिखिए किसी संक्रमित
पशु के संपर्क में आने से उत्पन्न रोग, यानी कोई पशु किसी रोग से संक्रमित है, ठीक है, उसके संपर्क में अगर कोई स्वस्थ पशु आएगा तो उसको वो बीमारी हो जाएगी। वो किसके अंतर्गत आती है? कॉन्टाजियस डिजीज के अंतर्गत आती है। इसका अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण लिखिए, टीबी रोग। अगर किसी पशु को टीबी है तो उसके संपर्क में अगर कोई दूसरा पशु आएगा तो उसको भी टीबी हो जाएगी। सेम ह्यूमन में होता है, ठीक है। और नंबर दूसरा लिखिए एफएमडी। और कोरोना आपने देखा था, ठीक है। तो ये सभी बीमारी किस प्रकार से हैं? इसके संपर्क में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति या पशु आएगा तो उसको ये बीमारी हो जाएगी, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आती है? कॉन्टाजियस डिजीज के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला क्लासिफिकेशन अपने देखें नंबर 2 का, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे सर अपने। नंबर 2 का लिखिए, संक्रमण के स्रोत के आधार पर। संक्रमण के स्रोत के आधार पर रोग का वर्गीकरण, ठीक है। तो संक्रमण के स्रोत के आधार पर भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लिखिए नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 पे लिखिए एक्सोजीनियस, और एक है एंडोजीनियस। ठीक है, एक्सोजीनियस की अगर अपने बात करें तो लिखिए शरीर में उपस्थित सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रोग, सॉरी गलत हो गया, ये उसका होगा एक्सोजीनियस, यानी कि बाह्य वातावरण से, बाह्य वातावरण से ग्रहण किया गया रोग। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एक्सोजीनियस, यानी बाह्य वातावरण से ग्रहण किया गया रोग किसके अंतर्गत आएगा? एक्सोजीनियस के अंतर्गत। और एंडोजीनियस के अंतर्गत आएगा शरीर में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया रोग। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक्सोजीनियस यानी कि बाह्य वातावरण से अगर रोग ग्रहण करता है कोई पशु या व्यक्ति तो वो एक्सोजीनियस डिजीज कहलाती है। और शरीर के अंदर ही उपस्थित जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ अगर रोग उत्पन्न करते हैं तो वो
एंडोजीनियस के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये अपने इसका उदाहरण लिखिए किस प्रकार से अगर ग्रहण कर सकता है। फीड द्वारा, अगर फीड में कोई सूक्ष्म जीव है तो वो अगर पशु ग्रहण कर लेता है तो वो अंदर जाके रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, श्वसन द्वारा, वायु के अंदर कोई सूक्ष्म जीव है तो श्वसन के द्वारा अगर अंदर चला गया तो वो रोग उत्पन्न कर देगा। ठीक है, मिट्टी द्वारा भी बैक्टीरिया वगैरह अंदर जा सकते हैं तो रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, एंडोजीनियस के अंतर्गत आप लिखिए एंडोजीनियस, आप समझ गए हो, शरीर के अंदर उपस्थित रोग। ठीक है, और इसका आप उदाहरण लिखिए एंट्राइटिस। एंट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, आंत का शोथ। ठीक है, चलिए अगला वर्गीकरण देखते हैं। अगला वर्गीकरण है 3 नंबर का, रोग की उत्पत्ति के आधार पर। रोग की उत्पत्ति के आधार पर रोग का वर्गीकरण। ठीक है, इसके आधार पर रोग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। लिखिए, नंबर 1 पर है जन्मजात रोग। नंबर 2 पर है आनुवंशिक रोग। और नंबर 3 पर है उपार्जित रोग। ठीक है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इनकी एक एक करके अपने डेफिनेशन देख लेते हैं किस प्रकार से है। जन्मजात वे रोग होते हैं जो जन्म के समय बच्चे में उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए जन्म के समय बच्चे में उपस्थित रोग। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में लिखिए एट्रेसिया एनाई। नंबर 2 की अपने बात करते हैं अभी, आनुवंशिक रोग की। माता पिता द्वारा या माता पिता से संतति में आया हुआ रोग। ठीक है, माता पिता की जो भी बीमारी है वो अगर संतति में आ जाती है तो वो आनुवंशिक रोग कहलाती है। ठीक है, इसका हमने उदाहरण देख लेते हैं, मधुमेह रोग। अब बात करते हैं अपने उपार्जित रोग की। जन्म के बाद बाह्य वातावरण से ग्रहण किया हुआ रोग। जन्म के बाद बाह्य वातावरण से ग्रहण किया हुआ रोग क्या कहलाता है? उपार्जित रोग कहलाता है।
ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल में लिख सकते हो HSBQ FMD, और भी बहुत कुछ लिख सकते हो, पर आप इतना लिख लो समझने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए। जन्मजात वे रोग होते हैं जो बच्चे के जन्म लेते ही उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपने एक उदाहरण लिखा एट्रेसिया एनाई। ये होता है कि बच्चे का जो है गुदा द्वार होता है वो बंद होता है जन्म के बाद में, उसको सर्जन द्वारा सर्जरी करके खोला जाता है। ठीक है, तो ये एट्रेसिया एनाई है। आनुवंशिक रोग है, जो माता पिता में जो बीमारी होती है वो अगर बच्चों में आ जाए तो उसे आनुवंशिक रोग कहते हैं। उदाहरण आपने देख लिया मधुमेह। उपार्जित रोग, उपार्जित रोग वे होते हैं जन्म के बाद बाह्य वातावरण से अगर कोई बीमारी को ग्रहण करता है तो वो कौन से होते हैं, उपार्जित रोग होते हैं। उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, HSBQ FMD। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चार नंबर का अपना डेफिनेशन देखते हैं। रोग के फैलने व तीव्रता के आधार पर रोग का वर्गीकरण। ठीक है, ये अपने देखते हैं। इसमें अपने अलग अलग पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, नंबर 1 पे लिखिए स्पोरेडिक डिजीज। नंबर 1 पे लिखिए स्पोरेडिक डिजीज। इसमें लिखिए किसी क्षेत्र के किसी किसी क्षेत्र के एक किसी एक पशुपालक के किसी एक पशु समूह में से किसी एक पशु का बीमार होना। ठीक है, यानी कोई बड़ा सारा क्षेत्र है, उसके अंदर बहुत सारे पशुपालक हैं, उनमें से किसी एक पशुपालक के पशु समूह में से किसी एक पशु का बीमार होना स्पोरेडिक डिजीज कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 पर अपने बात करते हैं। 2 नंबर लिखिए एनजुडिक एनजुटिक डिजीज। ठीक है, एनजुटिक डिजीज का मतलब है किसी क्षेत्र के बहुत सारे पशुओं का किसी क्षेत्र के बहुत सारे पशुओं का निश्चित समय के लिए बीमार होना। यानी कि कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बहुत सारे पशु
कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए अगर बीमार हो जाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? एंजाइटिक डिजीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अपना अगला देखते हैं। नंबर 3 पर अपना है एपिजूटिक डिजीज। एपिजूटिक डिजीज कौन सी होती है? लिखिए, किसी बहुत बड़े किसी बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सारे पशुओं का निश्चित समय के लिए बीमार होना। यानी कि कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसके अंदर बहुत सारे पशु निश्चित समय के लिए बीमार हो जाए तो एपिजूटिक डिजीज के अंतर्गत आता है। इसके अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, इसमें छोटा क्षेत्र है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। नंबर 4 पर बात करते हैं अपने पेनजूटिक डिजीज। पेनजूटिक डिजीज, इसमें लिखिए आप, किसी एक देश से दूसरे देश तक, किसी एक देश से दूसरे देश में बहुत सारे पशुओं का निश्चित समय के लिए बीमार होना। ठीक है, पेनजूटिक यानी कि कोई एक देश से दूसरे देश तक भी बीमारी चली गई है तो, और वहां पर बहुत सारे पशु निश्चित समय के लिए बीमार हो जाते हैं तो पेनजूटिक के अंतर्गत वो आती है। ठीक है, अगला अपना देखते हैं नंबर 5 का एंडेमिक। एंडेमिक डिजीज कौन सी होती है? लिखिए, किसी क्षेत्र में बहुत सारे पशु लंबे समय तक बीमार हो जाए। यानी किसी क्षेत्र में बहुत सारे पशु लंबे समय तक के लिए बीमार हो जाए तो वो किसके अंतर्गत आती है? एंडेमिक के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला अपना देखते हैं 6 नंबर का 6 नंबर का देखिए, एपिडेमिक डिजीज। ये कौन सी होती है? किसी बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सारे जानवरों का, बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सारे
पशुओं का लंबे समय तक बीमार होना। ठीक है, कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे जानवरों का लंबे समय तक के लिए अगर बीमार हो जाते हैं तो एपिडेमिक डिजीज के अंतर्गत वो आते हैं। ठीक है, नंबर 7 का लिखिए आप, पैंडेमिक डिजीज। पैंडेमिक डिजीज लिखिए, किसी एक देश से दूसरे देश में बहुत सारे पशुओं का लंबे समय तक बीमार होना। यानी कि कोई बीमारी एक देश से दूसरे देश में चली गई है और बहुत सारे जानवर बीमार हो गए लंबे समय के लिए, तो वो पैंडेमिक के लिए पैंडेमिक डिजीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अपना अगला वर्गीकरण देखते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया है। कितने नंबर का है ये? 5 नंबर का। नंबर 5 का वर्गीकरण देखते हैं। रोग में शरीर के हिस्से या अंग के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, इसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है लोकलाइज्ड डिजीज, और जनरल डिजीज। ठीक है, इसमें लिखिए आप शरीर के किसी एक अंग या अंग के हिस्से में उत्पन्न बीमारी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखिए आप। इसका एग्जाम्पल है फ्रैक्चर। इसमें लिखिए आप शरीर का पूर्णतः बीमार होना। यानी कि इसके अंतर्गत शरीर का संपूर्ण हिस्सा बीमार होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए आप। एग्जाम्पल में लिखिए आप, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सेप्टिसीमिया। ठीक है, सेप्टिसीमिया। तो ये अपना हो गया 5 नंबर का वर्गीकरण। दोबारा बता देता हूँ। लोकलाइज्ड में अंदर शरीर का कोई अंग या किसी अंग का एक हिस्सा शामिल होगा डिजीज के अंदर। जिस प्रकार से फ्रैक्चर होता है वो किसी अंग में या किसी एक अंग का, जैसे हाथ है तो इसे एक हाथ की अगर अंगूठा फ्रैक्चर हो जाता है तो सिर्फ एक अंग है, ठीक है, और हाथ का भी एक हिस्सा है। उसी प्रकार से अगर जनरलाइज डिजीज है
तो इसमें पूरा शरीर जो है बीमार पड़ जाता है। यानी सेप्टिसीमिया जो है वो खून के अंदर टॉक्सिन का बन जाना, यानी खून पूरे शरीर के अंदर है तो टॉक्सिन खून के अंदर मिल जाएगा तो पूरा शरीर उसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपना देखते हैं 6 नंबर का वर्गीकरण। 6 नंबर का वर्गीकरण देखते हैं अपने। संक्रमण की अवधि के आधार पर, ठीक है, संक्रमण की अवधि के आधार पर अपने वर्गीकरण करते हैं इसका। नंबर 1 लिखिए, पर एक्यूट। पर एक्यूट की अवधि होती है 1 से 2 दिन की। है तो वो शरीर के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखिए एक्यूट। एक्यूट अगर कोई डिजीज है तो वो शरीर के अंदर 3 से 14 दिन तक रहती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। नंबर 3 लिखिए सब एक्यूट। सब एक्यूट बीमारी जो है वो 14 दिन से लेकर 15 दिन से लेकर 30 दिन तक की होती है। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट आता है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज जो होती है वो 30 दिन से ज़्यादा का समय लेती है। ठीक है, ठीक होने में। तो ये इस प्रकार से हैं, संक्रमण की अवधि के आधार पर 4 प्रकार से हैं, पर एक्यूट, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। पर एक्यूट जो है वो उसकी अवधि होती है 1 से 2 दिन की, और एक्यूट की होती है 3 से 4 दिन, 3 से 14 दिन की, और सब एक्यूट की होती है 15 से 30 दिन की, और जो क्रॉनिक बीमारियां होती है उसको 30 दिन से ज़्यादा का समय लेती है ठीक होने में। ठीक है, अब अपने बात करते हैं 7 नंबर वर्गीकरण की। 7 नंबर लिखिए, 7 नंबर लिखिए, क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इंडिजिनियस डिजीज और एक्जोटिक डिजीज। ठीक है, अपने देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इंडिजिनियस डिजीज यानी कि वह रोग उसी देश का रोग होता है। ठीक है, यानी कि कोई रोग है वो सेम उसी देश में ही उत्पन्न हुआ है तो वो क्या कहलाता है, इंडिजिनियस डिजीज कहलाता है। और इसका अपने देखते हैं, रोग उस देश का नहीं होता, वह अन्य देश से आया हुआ होता है। ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल लिखिए, HSBQ FMD। एक्जोटिक डिजीज का आप लिखिए इसके अंतर्गत अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस।
सिकनेस, ठीक है। और नंबर 2 पे लिख सकते हैं आप कोरोना, जो अभी आया था चाइना से, ठीक है। यानी कि जो कोरोना है वो चाइना से आया था और विभिन्न देशों में चला गया था, वो एक्जोटिक डिजीज था, ठीक है, दूसरे देशों के लिए। लेकिन कोरोना जो है चाइना के लिए क्या था, इंडिजिनियस डिजीज था, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए अपना अगला वर्गीकरण देखते हैं। अगला लिखिए 8 नंबर का, रोग में शामिल अंग की क्रियात्मक व संरचनात्मक परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो क्रियात्मक और एक संरचनात्मक। लिखिए इसकी डेफिनेशन। ऐसा रोग जिसमें किसी अंग की क्रियाविधि प्रभावित हो, ठीक है। ऐसा रोग जिसमें किसी अंग की क्रियाविधि प्रभावित हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक रोग कहते हैं। इसमें लिखिए ऐसा रोग जिसमें किसी अंग की संरचना संरचना में परिवर्तन हो, ठीक है। उदाहरण लिखिए आप। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। इसके अंदर क्या क्या है, संरचना में परिवर्तन हो जाता है, हड्डियां मुड़ जाती है, ठीक है। अपना अगला वर्गीकरण देखते हैं। अगला वर्गीकरण देखते हैं अपने 9 नंबर का। संक्रमण के स्तर के आधार पर। संक्रमण के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, नंबर 1 पे लिखिए प्राथमिक रोग या प्राइमरी डिजीज, ठीक है। और नंबर 2 पे लिखिए द्वितीयक रोग या सेकेंडरी डिजीज, ठीक है। और नंबर 3 पे लिखिए इंटरकरेंट डिजीज।
ठीक है, इन 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, ऐसा रोग जो स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी कि वो किसी दूसरी बीमारी के उपरांत नहीं होता है, वो अपने आप पैदा होता है शरीर के अंदर, ठीक है। और द्वितीयक रोग में आप लिखिए, वायरल डिजीज में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी वायरल डिजीज होती है, उसके उपरांत जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसे द्वितीयक रोग कहते हैं। इंटरकरेंट डिजीज में आप लिखिए, प्राथमिक रोग के उपरांत उत्पन्न दूसरा रोग, ठीक है। यानी जो प्राथमिक बीमारियां हैं ये होती है, उसके बाद में अगर उसके इफेक्ट के अनुसार ये जो बीमारियां हो जाती है उसे इंटरकरेंट डिजीज कहते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल लिखिए इसका, प्राथमिक रोग का एग्जाम्पल लिखिए, HS, BQ और FMD, ठीक है। इनमें ये जो इन्फेक्शन है लिख दिया। और आगे वाले की बात करते हैं, जैसे एफएमडी जो बीमारी है उसके बाद में हो जाता है पेंटर्स, ठीक है। और इसी प्रकार से कैनाइन डिस्टेम्पर, यानी कुत्ते में जो बीमारी होती है कैनाइन डिस्टेम्पर, इसके बाद में हो जाते हैं कोरिया, कोरिया नाम, यानी कि दाने से बन जाते हैं नीचे पेट के ऊपर। तो ये था अपना रोग का वर्गीकरण। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।